साझा करने के लिए गोरखपुर से संवाददाता अरशद जमाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर क्या है वहां की सियासी समीकरणें। अरशद जी, देखिए जिस तरह से देखा जाए 2017 के बाद का अब जो सिनेरियो है 2022 है और अभी मुख्यमंत्री ने कुछ देर पहले ही मतदान किया और उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। ऐसे में देखा जाए कि काफ़ी जो जिस तरह से देखा जाए जातिगत समीकरण की हम बात कर रहे थे, विकास के एजेंडे पे बात कर रहे थे, तो लोगों से जो बातचीत की उस बातचीत में इस बात का जिक्र किया गया कि कहीं ना कहीं विकास और जातिगत समीकरण ही ये पूर्वांचल और खास करके गोरखपुर बस्ती मंडल में काफ़ी अहम रहेगा कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो सेधने की कोशिश कर रही हैं कि कई जगहों पे जातिगत समीकरण हावी हो जाए। अब देखना होगा कि जनता क्या जातिगत समीकरण को चुनती है या विकास के उस पैमाने को देखती है जो उसके इलाके में हुए हैं। लेकिन कमोबेश स्थितियां कई जगह ऐसी सीटें हैं जहां पर जातिगत समीकरण पूरी तरीके से हावी है, लेकिन कई जगहों पर जिस तरह से कहा जाए विपक्ष के पास ये मौका है, वहीं जो सरकार है, सरकार ने जो काम किया है उस काम को गिना गिना कर लोगों को बताया जा रहा है कि हमने क्या क्या काम किया है, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों से हो या शहरी क्षेत्रों में। ऐसे में काफ़ी संख्या में कहा जाए अब लोग बूथ पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। 7 बजे जिस तरह से मुख्यमंत्री सबसे पहले उन्होंने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बूथ पर सबसे पहले मुख्यमंत्री ने मतदान किया है और लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। हमारे साथ संजीव जी हैं। संजीव जी क्या कहेंगे गोरखपुर के सिनेरियो में? जिस तरह से देखा जाए 2017 की बात की जाए, बीजेपी ने 9 विधानसभा की सीटों में से 8 सीट पर कब्जा की थी और 1 मिस हुई थी। अब इस बार का क्या आपको लगता है कि 2022 में क्या यहाँ साइकिल चलेगी, बसपा हाथी दौड़ेगी या चंद्रशेखर जी आए हैं यहाँ पर पहली बार चुनाव मैदान में और गोरखपुर में कदम डालें? क्या लगता है ये तीनों लोग कुछ गुल खिला पाएंगे यहाँ? देखिए, ये कहा जा सकता है कि सभी राजनीतिक दल अपना अपना दांव आजमा रहे हैं, लेकिन अगर इतिहास की बात की जाए, गोरखपुर शहर विधानसभा सीट की बात की जाए, तो 3 दशकों से ज़्यादा के समय से जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है यहाँ पर कब्जा रहा है। और ऐसे में ये कहना कि कोई अन्य जो राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं वो उन पे कब्जा कर सकते हैं कि नहीं, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। और जिस तरह से आप बता भी रहे थे कि यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 8 जनता पार्टी का कब्जा था और 1 यानी कि जो चिल्लू पार है उस पर जो है बीएसपी का कब्जा था। लेकिन इस बार जो बीएसपी से प्रत्याशी से विनय शंकर तिवारी जी, वो इस बार जो है समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, क्योंकि बीएसपी से उनको निकाल दिया गया था। तो ये कहा जा सकता है कि जो चिल्लू पार है वहाँ पे टक्कर है। और अगर शहर की बात की जाए, शहर विधानसभा सीट की बात की जाए गोरखपुर, तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ पे समाजवादी अगर पार्टी की बात की जाए तो शुभावती शुक्ला जो है, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं और इनका परिवार पहले भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा रहा है और अब जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि टक्कर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से लोगों का रुझान था जब वो वोटिंग करने आए और जिस तरह से जो गोरखपुर की जनता थी उनकी भीड़ उमड़ी थी, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो रुझान है वो उनकी ओर है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि अगर इस सीट की बात की जाए तो यहाँ पर अगर जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कायस्थ, फिर वैश्य, फिर ब्राह्मण हैं। तो और इसके अलावा गैर अगर यादव की बात की जाए तो उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है। जिस तरह से 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पे ये चुनाव हो रहा है और 676 जो प्रत्याशी हैं, तो इसमें देवरिया भी है, गोरखपुर है, महाराजगंज है, बलिया है, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर और संत कबीर नगर में ये चुनाव हो रहा है। और इसमें जो है कई ऐसे मंत्री, वर्तमान में जो मंत्री हैं वो भी जो है इस बार चुनावी मैदान में है। जैसे सूर्य प्रताप शाही की बात कहा जा सकता है कि सूर्य प्रताप शाही जो है देवरिया के पत्थर देवा जो सीट है वहां से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो है निषाद पार्टी से कहा जा सकता है कि ऋषि त्रिपाठी हैं, अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी भी हैं, वो भी जो है इस बार जो है चुनावी मैदान में जो है अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो कुशीनगर का फाजिल नगर है, वहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी में थे और वहाँ से छोड़ वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, क्योंकि अगर वहाँ की बात की जाए तो वहाँ पर जो है गैर यादव और इसके अलावा अगर ओबीसी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या। तो ऐसे में जो है जो पूर्वांचल का समीकरण की अगर बात की जाए तो बहुत सी जो स्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हो पाई। हाँ, ये जरूर है कि अगर 2017 की बात की जाए तो जिस तरह से 57 सीटों में से 48 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास थे और 5 सीटें जो है बीएसपी के पास थे और इसके अलावा 2 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के पास थी। तो एक ये भी कहा जा सकता है अरशद जी की सबसे बड़ी चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने ये है कि वो पिछले 2017 में जिस तरह से उन्होंने 48
सीटों पे कब्जा किया था, क्या 2022 में भी वो 48 सीटों पे कब्जा कर पाएंगे? ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए संजीव क्योंकि हम जातीय समीकरणों पे लगातार चर्चा कर रहे हैं कि पूर्वांचल में जातीय समीकरणें बहुत अहम हो जाती हैं। ऐसे में अगर हम छठे चरण की बात कर रहे हैं, चूंकि यहाँ छठे चरण के 10 जिलों में लगातार सुबह से मतदान हो रहे हैं, तो यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स काफी अहम माने जाते हैं, इनकी भूमिका काफी अहम होती है। क्योंकि देखिए मुस्लिम मतदाता अगर पश्चिमी यूपी के बाद कहीं ज्यादा अहम होते हैं तो वो है पूर्वांचल का ये पूरा तराई बेल्ट इलाका, जहां पर मुस्लिम मतदाता ये तय करने की भूमिका में रहते हैं कि आखिर किस दल का खेल बनाना है, किस दल का खेल बिगाड़ना है। तो अहम भूमिका यहां मुस्लिम वोटर्स की काफी रहती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए कई जगहों पर मैंने देखा कि जिस तरह से मैं बात कर रहा था जातिगत समीकरण की बात, तो वो कई जगहों पे जातिगत समीकरण हावी है। जिस तरह से मुस्लिम बहुल क्षेत्र कई ऐसे जिले हैं, खास करके संत कबीर नगर की बात करें, हम मेधावल विधानसभा की बात करें, जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। कई ऐसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहाँ पर जातिगत समीकरण हावी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से विपक्ष जातिगत समीकरण को सेधने की कोशिश कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कामयाब होंगे कई जगहों पर। लेकिन कई ऐसी जगहें होंगी जहां पर सिर्फ और सिर्फ विकास की बात की जाएगी और विकास के इस पैमाने को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। कमोबेश जिस तरह से संजीव जी से बात हो रही थी कि 2017 वाली लहर नहीं है ये। 2017 में जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई और गोरखपुर में 9 में से 8 सीट पर कब्जा किया, लेकिन इस बार सिनेरियो चेंज दिख रहा। कई ऐसी सीटें हैं जैसे चिल्लू पार की वो जिक्र कर रहे थे, और भी गोरखपुर ग्रामीण की बात कर रहे थे, या सजानवा की बात की जाए, कई ऐसी सीटें हैं जहां पेच आमने सामने की टक्कर है। तो ऐसे में 2017 वाली जो सीन अब नहीं है, क्या 2022 में अब बीजेपी पूरी ताकत झोंकेगी? एक हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठाधीश्वर हैं, गोरखनाथ मंदिर के सीएम भी हैं। ऐसे में उनकी अपनी अलग छवि है इस पूर्वांचल और खास करके गोरखपुर में। गोरखपुर का उनका अपना दबदबा इस पीठाधीश्वर के साथ साथ, और यहाँ पर जो एक मैसेज जाता है वो अलग रहता है। तो ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह से 5 बार यहाँ से सांसद रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, अब क्या पहली बार विधानसभा के लिए प्रत्याशी के तौर पर गोरखपुर शहर से हैं। ऐसे में वहां पर जातिगत समीकरण जिस तरह से देखा जाए कि साधने की कोशिश की जा रही, जिस तरह से सपा ने सुभावती शुक्ला को टिकट दिया, वो सुभावती शुक्ला जो जिनके पति खुद बीजेपी में रहे हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, उनके निधन के बाद कहा जाए वो सीधे सपा में कूद गई। ऐसे में उनके सामने दूसरा चेहरा चंद्रशेखर, जो कि पश्चिम से उड़कर सीधे यहाँ पर आए हैं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो क्या ये दो चेहरे कुछ कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं कमोबेश देखा जाए कि जो योगी आदित्यनाथ का कनेक्शन है, लोगों से जिस तरह से वो संवाद करते हैं, लोगों को जानते हैं, 5 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, वो एक एक लोगों को बाय नेम जानते हैं। तो ऐसे में जो विपक्ष की ये पार्टियां खड़ी हुई हैं, वो देखना होगा वो कितनी वोट पाती हैं, बिल्कुल ये देखना होगा कि आखिर कितनी सेंधमारी कर पाते हैं। लेकिन अर्शद, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 2 चुनावों पर अगर हम नजर डालें एक बार 2012 और 2017 की, तो बीएसपी ने एक अच्छा दमखम गोरखपुर में दिखाया है। चाहे हम 2012 में बात कर रहे हैं अगर, तो 9 में से करीब 4 सीटों पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 सीटों पर बीएसपी का कब्जा रहा था। और 2017 में चूंकि हमने देखा था कि किस तरह से मोदी लहर दिखी थी, उसके बावजूद बीएसपी के खाते में 1 सीट गई थी। तो बीएसपी का दमखम गोरखपुर में दिख रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं, बीएसपी ने 2012 और 17 में जिस तरह से काम किया, और वो कहीं ना कहीं देखा जाए बीएसपी अपना ग्रोथ की है, तो क्या अब 2022 में वो ग्रोथ कर पाएगी? जिस तरह से बात कर रहे थे अभी संजीव जी कि चिल्लू पर एक ऐसी सीट थी गोरखपुर की 9 विधानसभा की सीटों में, जहां पर बीएसपी ने अपना खाता खोला था, यहाँ सपा का खाता नहीं खुला था। तो ऐसे में क्या बीएसपी और सीटों पे काबिज होगी? कई ऐसी सीटें हैं, मैं बताऊं आपको, खास करके संत कबीर नगर की मैं बात करूं, सदर सीट की, वहां पर बीएसपी का कैंडिडेट बहुत मजबूत है। ऐसे में कई और सीटों पे बहुत मजबूत है। तो क्या अब बीएसपी इस बार 22 में अपने आप को गेन कर पाती है या लूज करती है? अब देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से सपा के जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरह से समर्थन मिला है, और खास करके निषाद पार्टी की बात की जाए, निषादों का इस पूरे 9 विधानसभा में कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां निषाद वोट बैंक बहुत अहम है। वो उस जीत का फैक्टर और मेन अहम रोल अदा करता है उस विधानसभा के लिए। तो ऐसे में अब निषाद पार्टी बीजेपी के साथ है।
अब देखना होगा कि बीएसपी कितना सेंधमारी कर पाती है और कितना निकाल पाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह देखा जाए जातिगत समीकरण को सेधने की कोशिश कर रही है विपक्ष, क्या उस विपक्ष को अहम कामयाबी मिलती है? बिल्कुल अहम कामयाबी मिलती है, नहीं, तो 10 समय मार्च बताएगा, को लेकिन कमोबेश ये पता चलेगा। आप बने रहे हमारे साथ। अरशद, सुनेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट कास्ट करने के बाद क्या कुछ कहा है। जनता जनार्दन में अपार उत्साह है। यह आम जनमानस की जागरूकता का प्रमाण है कि न केवल जनता जनार्दन अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति बल्कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी बहुत जागरूक है। खास तौर पर माताएं बहनें जिस उत्साह के साथ मतदान करने के लिए आ रही हैं, ये बहुत शुभ है। अरशद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरशद, आपके पास एक बार फिर से आते हुए कि हम बात कर रहे थे विपक्ष की, कि विपक्ष की भूमिका आखिर गोरखपुर की इन तमाम सीटों पर कितनी अहम मानी जाती है। बसपा की हम चर्चा कर रहे थे कि बसपा थोड़ी सी यहाँ पे दमखम दिखाती हुई निश्चित रूप से नजर आ रही है। लेकिन अगर हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुभावती शुक्ला की बात कर रहे हैं, क्या सिंपैथी वोटर्स इनकी ओर आकर्षित होते हुए थोड़े से नजर आ सकते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी ना तो 2017 में दमखम दिखा पाई थी ज्यादा अच्छा, ना ही 2012 में। 2022 में क्या सुभावती शुक्ला को थोड़े से सिंपैथी वोट्स मिलते हुए नजर आ सकते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपने ठीक कहा है कि देखिए एक सिंपैथी तो वोट मिलता ही है, चाहे वो 100 में 5-6% मिलेगा जरूर। उसके साथ ही सपा ने जिस तरह से कहा जाए वहां पे एक सिंपैथी वोट पकड़ा। दूसरा कि सपा में कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम जो वोट बैंक है वो पूरी तरीके से आ जाएं, यादव आ जाएं। इन तीनों को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है कि इन तीनों वोट बैंक को हम ज्यादा से ज्यादा खींचें ताकि मार्जिन कम हो। इसको लेकर जिस तरह से उन्होंने सिंपैथी के लिए सुभावती शुक्ला को खड़ा है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं देखा जाए वो कोशिश करने की कोशिश की जा रही है कि हम जीत के करीब जाएं। लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का अपना खुद गोरखपुर का अपना रुतबा रहा है, अपनी छवि है। उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया, लोगों से वादा किया है और उन्होंने कहा भी है कि जिस चीज़ पर मैं आया हूं आपसे वोट मांगने, इसको मैंने करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट की जब बात की जाए, गोरखपुर की वो तस्वीर 2017 के बाद अब दिखती है अलग, क्योंकि सड़कें अच्छी हो गई, कई चीज़ें देखने को मिली। मेडिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए, खास करके एम्स आ गया गोरखपुर में, फर्टिलाइज़र है। तो ऐसे में जो पहले की जो चीज़ें थी उससे अब काफ़ी परिवर्तन हो गया। तो ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं चेंज हुआ और इसमें कोई दोहराए भी नहीं है शायद। देखिए अरशद की गोरखपुर में विकास हुआ है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग सालों से करते आए गोरखपुर में, आपने देखा होगा कि 2017 के बाद की तस्वीरें बदली है निश्चित रूप से गोरखपुर में। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए अब कहना देखना होगा कि ये क्वेश्चन अपना दोहराएं फिलहाल। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग सालों से करते आए हैं गोरखपुर में अरशद, ऐसे में आपने भी शायद देखा होगा बखूबी कि 2017 के बाद तस्वीरें बदली हैं, क्योंकि गोरखपुर एक ऐसा जिला हुआ करता था जिसे थोड़ा सा पिछड़े तौर पर देखा जाता था। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के आने से बाद उनका गढ़ इसे जब से देखा गया है, विकास हुआ है गोरखपुर में। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए 2017 के पहले की तस्वीर ये थी कि पूर्वांचल अछूता था विकास को लेकर, ये तय है। आप पूरे पूर्वांचल में अब आकर देखिए और पहले के पूर्वांचल में आकर देखिए, चाहे सड़कों की बात की जाए या जिस चीज की बात करें, कमियां कमोबेश हर आदमी के अंदर एक खूबी नहीं होती, सारी खूबियां नहीं आएंगी, लेकिन कुछ खूबियां थी जो पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद वो तस्वीर और वो छवि बदली है लोगों की। लोग पूर्वांचल को एकदम अछूता मानते थे, पूर्ववर्ती सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। कोई भी सरकार हो, मैं किसी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कई सरकारें आई और गई, उन्होंने कहा कि मैं काम करूंगा। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के बनने से फायदा ये हुआ कि पूर्वांचल को विकास के पैमाने पर जोड़ा गया और खास करके गोरखपुर और आसपास के लोगों का भी विकास हुआ, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई और एम्स आया और भी चीजें आई। तो लोगों का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर
जो बनाने की कोशिश की गई, ताकि देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गोरखपुर में सिर्फ एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज होता था, उस पर भार कितना था, नेपाल, बिहार, पूरा पूर्वांचल और गोरखपुर बस्ती मंडल के लोग आते थे, एक सिर्फ बीआरडी मेडिकल कॉलेज। लेकिन अब क्या हो रहा, अब एम्स आ गया, अब पीपीपी मॉडल पे हर जिले में कहीं ना कहीं देखा जाए वो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। तो ऐसे में अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जब बेहतर होगा और प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान वो कहीं ना कहीं कामयाब हुआ और कई बीमारियों से ग्रसित पूर्वांचल उस बीमारी से दूर हुआ, तो ऐसे में उस बीमारी से जब दूर हुआ तो डेवलपमेंट के कगार के पास पहुंचा, सड़कों का जाल बिछाया गया, ताकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, सड़कें बेहतर होंगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें निकल कर आएंगी और पूर्वांचल की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं बदली हुई दिखती हुई है। संजीव हमारे साथ हैं। संजीव, जिस तरह से लखनऊ में कहे कि राजधानी की नब्ज टटोलते हैं, संजीव जी बात चल रही थी पूर्वांचल की, आपने तो कई शहरों में गए हैं, आप बताइए कि पूर्वांचल पहले के मुकाबले कितना बदला हुआ दिख रहा है और क्या हकीकत में वाकई ये दिख रहा है या जमीनी हकीकत वही है? देखिए, अगर बदलाव की बात की जाए तो बदलाव तो हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये चुनाव का माहौल है, अब ऐसे में जनता मुद्दा क्या चुनती है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्या वो विकास का मुद्दा चुनती है या फिर रोजगार के अवसर की बात करती है या फिर शिक्षा पे बात करती है? तो मुद्दे जो है मतदाताओं के पास कई हैं। जहाँ तक विकास है तो विकास तो हुआ है, और आज जिस तरह से गोरखपुर में जो है मतदान हो रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि देश की भी निगाहें जो है गोरखपुर में है। क्योंकि अगर इससे पहले की बात की जाए, 20 फरवरी को जब करहल में जो है पूर्व मुख्यमंत्री यानी अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे और उनके भारतीय जनता पार्टी से जो है एसपी सिंह बघेल थे, तो ये कहा जा सकता उन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टक्कर थी। और वहाँ पे भी जिस तरह से वहाँ की जो जनता थी, तो उनका ये कहना था कि पूर्ववर्ती सरकार यानी समाजवादी पार्टी ने जो है करहल यानी मैनपुरी और कन्नौज का काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है। वैसे ये कहा जा सकता है कि गोरखपुर का भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये थी इंसेफ्लाइटिस जो बीमारी, उसमें बहुत कमी आई है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि 95 से 96% जो है कमी आ चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से रोक अभी भी नहीं है, क्योंकि बच्चे थोड़ा बहुत प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कंट्रोल किया गया है, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये भी, अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो यहाँ आवारा पशु, इसके अलावा जब बारिश होता है तो ये तराई का एरिया भी कहा जाता है, नेपाल से भी पानी सटा हुआ है, बाढ़ की भी पूरी संभावना रहती है यहाँ पे, और काफी कई लाखों हेक्टेयर जो है खेत जो है जलमग्न हो जाते हैं। तो पूर्वांचल में कहा जा सकता है कि कई ऐसी समस्याएं हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि मतदाता जो है किस मुद्दे को लेकर, क्या वो प्रत्याशी के नाम पर वोट बैंक करते हैं, पार्टी के नाम पर करते हैं, विकास के नाम पर करते हैं, या जाति समीकरण के आधार पर करते हैं, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। बिल्कुल सही कहा संजीव जी ने कि अब देखना होगा 10 मार्च को क्या लोग जातिगत समीकरण को सेध देते हैं या विकास के लेकिन अर्शद देखिए, यहाँ पर धार्मिक ध्रुवीकरण से ज्यादा जातीय समीकरणों पे जोर दिया जाता है। जनता जहन में लेके चलती है कि हमें किस जाति के किस प्रत्याशी को वोट करना है। इस तरह की समीकरणें भी गोरखपुर में या पूर्वांचल में निश्चित रूप से देखी जाती हैं। अर्शद, तरह से देखा जाए कि जातिगत समीकरण जी प्रश्न दोहराएं अपना। अर्शद, धार्मिक ध्रुवीकरण से ज्यादा यहाँ पर जातीय समीकरणों पे जोर रहता है। प्रत्याशियों को उनकी जाति को देखकर वोट किया जाता है। अगर हम कंपेयर कर लें कि धार्मिकता पे ज्यादा जोर दिया जाता है या फिर जातीय समीकरणों पे, तो जातीय समीकरण यहाँ की ज्यादा तेज है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, जिस तरह से हम बात करते हैं कि 9 विधानसभा की जो सीटें हैं, उसमें कहीं ना कहीं कई ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जिसमें निषाद जो है अहम भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में देखा जाए, हर पार्टी चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, हमेशा हर पार्टी कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंधमारी की जाए। कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहाँ पर लोगों का जहन जातिगत समीकरण पर हावी होता है। 50% आप देखें कि किसी भी धर्म के लोग की बात की जाए, वो 50% तकरीबन जो है जातिगत समीकरण समी पे जाते हैं, 100% नहीं जाते हैं, और वो 50% कहीं ना कहीं उस डेवलपमेंट को निकालते हैं, कोशिश करते हैं। अब आज के युवा, आज शहर के जो युवा हैं और ग्रामीण के युवा, वो सोशल मीडिया से इतनी तेज अवेयरनेस है उनके अंदर, वो कि गांव का जो युवा है वो अपडेट हो जाता है फौरन। तो अब वो चीज़ पहले वाली नहीं रही, अब उसको सब मालूम है। आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं कि मैंने ये काम किया और बताओ कहाँ है। वो तुरंत सोशल मीडिया के ज़रिए उसको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है।
कोई नेता उसके दरवाजे पे आता है, झूठे वादा कर रहा है या हकीकत में वो वादा पूरा हुआ है, उस चीज पर वो खरा उतरेगा। तो ऐसे में अब जनता जो है जागरूक हो गई है, जनता उस चीज पर अब आमादा है कि भाई मेरे इलाके का विधायक मेरे लिए काम नहीं करेगा, मेरी बुनियादी सुविधाएं नहीं सही करेगा, मेरी सड़क, बिजली, पानी या मेरी पर्सनल प्रॉब्लम कुछ इस तरह की हो जाती हैं, मेरे लिए नहीं खड़ा करेगा, तो क्या होगा। लेकिन चुनाव को लेकर और क्या है विश्लेषण, सीधे हम चलते हैं संजू के पास। देखिए, इस बार ये भी कहा जा सकता है कि इस छठे चरण का जो मतदान हो रहा है इसमें कई ऐसे मंत्री भी हैं जिनका ये कहा साग जो है दांव पे लगा हुआ है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि श्रीराम चौहान जो कि राज्य मंत्री हैं, इसके अलावा पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी भी जो है इस बार चुनावी मैदान में हैं, चिल्लू पार से हैं। इसके अलावा सूर्य प्रताप शाही जो कि मंत्री हैं, और ये भी कहा जा सकता है जो सूचना सलाहकार सलमणि त्रिपाठी वो देवरिया सदर से लड़ रहे हैं। तो यानी ये कहा जा सकता है कि इस बार जो है छठे चरण में जो मतदान हो रहा है इसमें कई ऐसे मंत्री हैं जिनका साग जो है दांव पे लगा हुआ है, और उनको जो टक्कर हो रही है वो सीधे जो है समाजवादी पार्टी से है कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे त्रिकोणी ये टक्कर है। और ये कहा जा सकता है कि इस बार यानी कि जो छठे चरण का है ये काफ़ी अहम है, क्योंकि जिस तरह से जो है 57 जो सीटें हैं उनमें जो है ये मतदान हो रहा है। अगर पिछले 2017 की बात की जाए तो 48 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 5 सीटें जो है बहुजन समाज पार्टी के पास थी, जबकि 2 जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के पास थी और 2 सीटें जो है निर्दलीय थी। तो ऐसे में जो है जिस तरह से जो गठबंधन हुआ है, जो पूर्वांचल के 10 जिलों में जो है आज मतदान हो रहा है, और जो गठबंधन हुआ है निषाद पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ, और इसके अलावा सुहेलदेव राजभर जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी से टूट समाजवादी पार्टी के पास चली गई है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है खुद चुनावी मैदान में है। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ का जो जातिगत समीकरण है वो भी काफी अहम भूमिका इस बार के संजीव, तो ये सालों साल चलने की गारंटी चाहिए तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई लगवाइए। तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई स्प्लाइस प्लाई, सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ। सालिम लोशन। बात कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। देखिए, छोटे दल हमेशा जो है कोशिश करते हैं कि बड़े दलों के साथ जाएं ताकि उनका फायदा हो। आने वाले वक्त में वो जातिगत समीकरण को सेधते हुए, छोटे दल जो है जातिगत समीकरण को सेध कर ही पले बड़े रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों में जंप करते हैं ताकि उनका वजूद बना रहे। कई ऐसी पार्टियां मैंने देखा है उत्तर प्रदेश में जो छोटे छोटे जातियों को लेकर निकले और उनका वजूद खत्म हो गया, क्योंकि वो हमेशा अस्थायी रूप से काम नहीं किए, क्योंकि उन्होंने जमीनी हकीकत नहीं जानी। और जातिगत समीकरण एक वक्त तक काम आएगा, उसके बाद जातिगत समीकरण सेधता नहीं है। जातिगत समीकरण पर विकास कहीं ना कहीं हावी हो ही जाता है, लेकिन उसमें समय लगता है। डिपेंड करता है कि छोटी जातियां बनाकर एकजुट होकर जब बड़ी पार्टियों में मर्ज होता है तो बड़ी पार्टियों का अलग अपना वजूद होता है, छोटी पार्टियों का अलग वजूद होता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या ये छोटी पार्टियां जितनी भी हैं, क्या वो सत्ता में बने रहने के लिए किस हद तक जा सकती हैं, कितना सैक्रिफाइस करती, किस बात करती हैं, किस चीज पर सैक्रिफाइस करती हैं, ये समय बताएगा कि ये छोटी पार्टियां क्या कर रही हैं। ये तो अभी जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि उन्होंने गठबंधन किस बात को लेकर किया था और जो बड़ी पार्टियां हैं उनके साथ क्या डील हुई थी, किस बात को लेकर डील हुई थी। तो अब देखना होगा कि रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि छोटी पार्टियों का अपना बिल्कुल ये तो देखना वाकई रोचक होने वाला है अर्शद की कौन सी पार्टी किसे आखिर पूर्वांचल की चुनावी जंग में मात देती है। लेकिन गोरखपुर की हम जिक्र कर लें एक बार फिर से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहली बार चुनावी मैदान में है विधानसभा के इस चुनाव में। हालांकि कई बार वो सांसद जरूर रह चुके हैं, लेकिन पहला उनका ये इम्तिहान है इस विधानसभा के चुनाव में। रवि किशन को हमने एक बार सुना था, वो कह रहे थे कि योगी बाबा को तो जरूरत ही नहीं है रैलियां करने की गोरखपुर में, उनका नाम ही काफी है, वो तो ऐसे ही जीत जाएंगे। तो मतलब विपक्ष कहीं नजर आता है गोरखपुर में अगर हम सदर सीट की बात कर रहे हैं, या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आप में निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा, लेकिन क्या वाकई उन्हें जरूरत नहीं थी कि वो रैलियां ना करें इस सीट के लिए, वो अपने आप में ही जीत जाएंगे जैसा रवि किशन ने कहा था?
नहीं देखिए, नहीं देखिए, असल में क्या है कि देखिए योगी आदित्यनाथ का चेहरा तो अलग है ही, गोरखपुर में लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को आपने देखा होगा कि हर विधानसभा में, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी विधानसभा उन्होंने छोड़ी हो, हर विधानसभा में उन चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये मेरी विधानसभा है, ये अगले की विधानसभा है। उन्होंने अपने भी विधानसभा में, मैंने डोर टू डोर कैंपेन देखा उनका, उन्होंने रोड शो किया। ऐसा नहीं है, ठीक है हम जीत जाएंगे, लेकिन क्यों हम जीत? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने इस बात को कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि वो उन्होंने उस चीज को किया है, और उस चीज पर कहने के लिए उन्होंने कोशिश की है कि हम आगे और भी काम करें, और भी हम आगे विकास के पैमाने को जो हमने तय किया है हम उसको काम करेंगे। ऐसे में देखा जाए कि उन्होंने इस बात का कभी वो नहीं किया कि हमारी विधानसभा है तो हम यहाँ चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए ये तो 10 मार्च को ही अरशद पता चलेगा कि आखिर किसकी सेंधमारी होती है, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत